Assalamu alaikum. We are doing kinematics past paper today, paper 2. हम जो पहला क्वेश्चन रख रहे हैं ये है विंटर 2020 पेपर 2-1 क्वेश्चन 2। ये पहला क्वेश्चन है जो हम आज की डिस्कशन में रख रहे हैं। नवंबर 2020 2-1 का 2। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड बाय अ टॉय एयरक्राफ्ट एज इलस्ट्रेटेड। As the block is moving upward, the string breaks at t is equal to 0. The block initially continues moving upward and then falls and hits the ground at t is equal to 0.9. The variation with time t of the velocity of the block is shown. ये बेसिकली इनर्शिया की वजह से होता है कि आप अगर कुछ चीज ऐसे रस्सी टूटे या आप किसी चलती हुई चीज से कुछ चीज फेंके तो वो फौरन अपना रास्ता नहीं चेंज करते, क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से थोड़ी देर उस रास्ते को कंटिन्यू करते हैं। एज द ब्लॉक इज मूविंग, अब आगे पढ़ो। सवाल में कहता है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर हो गई। State the feature of the graph that shows that the block has a constant acceleration. तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसका ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कौन सा वाला? कांस्टेंट वाला। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। चलो अब आगे पढ़ो। यूज फिगर 2.2 टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द ग्राउंड व्हेन द स्ट्रिंग्स ब्रेक्स एट t इज इक्वल टू 0। जो हाइट होती है वो एक्चुअली होता तो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ हो तुम्हारे पास, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ हो तो उसमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसका जो एरिया है वो डिस्टेंस होता है। चलो अब इसका एरिया निकालो, यूनिट्स का डबल चेक कर लो। अब इसका एरिया निकालो।
इसने सवाल में कहा था कि रस्सी टूटने के बाद उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट तक गई और ये हमें निकालना है अबव द ग्राउंड। ये ख्याल रखना कि अबव द ग्राउंड निकालना है और ग्राउंड जो है वो यहां है। दिस इज द ग्राउंड। ये वाली चीज देखें। तो अब मैं क्या करूं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हाइट अबव द, दो 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 एरियाज हैं, एरिया अबव एक्स एक्सिस और एरिया है बिलो एक्स एक्सिस। तो अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए, जीरो पॉइंट 1967 इसमें कैसे निकाला, तरीका बताओ कि क्या दोनों एरियाज को ऐड कर दूं या माइनस करूं, क्या करूं। मतलब नीचे पहले ये बेसिकली हुआ ये है कि ये एरिया अबव एक्स एक्सिस, तो इसने तो बोला है अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड कहां पर है, ग्राउंड तो नीचे है। बाकी लोग भी अब चेक करो, अपनी अपनी सजेशन जल्दी से दे दो। माइनस होगा। सही है। इसमें मोहम्मद मुमताज जो कह रहे हैं ये नहीं, असल में देखो इस बात को समझो कि ये पहले ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब तुम पेपर में हो और तुम कंफ्यूज हो जाओ तो तुम एक छोटी सी पिक्चर साइड पे बना सकते हो। यहाँ रस्सी कट गई, थोड़ा सा ये ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और फिर ये ग्राउंड पे आ गया। ये ग्राउंड है, ठीक है। अब हमें पता करना है जब रस्सी कटी उस वक्त उसकी हाइट अबव द ग्राउंड कितनी थी, हमें निकालना है ये वाली हाइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर ये वो पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी जीरो है। यहां पर वेलोसिटी जीरो है। अब आप लोग कंट्रीब्यूट कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, एरिया अबव एक्स एक्सिस और एरिया बिलो एक्स एक्सिस। तो दोनों एरियाज निकालो और उसको फिर माइनस कर दो। सब लोग इसको परफॉर्म करो, दोनों एरियाज जो कैलकुलेट करो।
ठीक है, अब दोनों एरियाज को माइनस कर दो और उससे आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने आंसर बताया है 2.2। बाकी लोग भी कंफर्म करो और फिर हम आगे चलें। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द ग्राउंड व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो वहां से ये ऊपर गया, फिर वहां से वापस आया। तो मैंने आपको सिखाया था ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया अबव एक्स एक्सिस और एरिया बिलो एक्स एक्सिस। द ब्लॉक हैज अ वेट ऑफ 0.86 न्यूटन, डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो ये हमारा टॉपिक अभी बनता तो नहीं, लेकिन ओ लेवल है तो कर लो। और तुम्हें हाइट तो पता चल गई है, तो फॉर्मूला क्या होता था ओ लेवल में, डेल्टा ईपी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच, ये लगा लो। फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, बेसिक ओ लेवल की कोई चीज आए तो वो कर लो, क्योंकि पेपर में भी कभी ऐसा हो जाता है कि चीजें मिक्स हो जाती हैं। ये जो पूरा है ये वेट है, तो 0.86 इंटू 2.2। 1.76, थैंक यू। On figure 2.3, sketch a line to show the variation of the distance moved by the block with time t 0 to 0.2. Numerical values of distance are not required. 0 से 0.2 तक का, 0 से 0.2, अच्छा उस वक्त जब ये वेलोसिटी कम हो रही है ना, ऊपर जा रही है, जिस वक्त ये ऊपर जा रहा है इसका डिस्टेंस का एक कर्व बनाओ। अब ये देखो बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है जो तुम्हें मैंने समझाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे चेंज करना है। जो ऊपर दिया हुआ है ये वेलोसिटी टाइम है और उसमें वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, अब ये अब बनाने को कह रहा है डिस्टेंस टाइम, है इसके बराबर में बना देता हूं वेलोसिटी टाइम जो मुझे पता है गिवन है। देखो ये है वेलोसिटी टाइम, स्केच के मुताबिक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और अगर मैं डिस्टेंस टाइम पर आऊं तो उसका ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है। तो अगर मुझे दिखाना है कि ग्रेडियंट कम हो रहा है, कॉपी मत करिएगा, पहले मैं आपसे पूछूंगा। अगर मुझे दिखाना है तो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 1 2 3। मुझे दिखाना है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो अब बताओ 1 2 3 में से कौन सा सही होगा? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ऑप्शन 3। ग्राफ बेंड हो रहा है 3 में टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ऑप्शन 1। वेरी गुड। जो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होता है वो होता है जो एक्स की तरफ बेंड हो।
A block of greater mass is now released from the same height with the same upward velocity. Air resistance is still negligible. State and explain the effect, if any, of the increased mass of the speed with which the block hits the ground. वो कह रहे हैं कि मैंने अब एक बड़े मास को लाकर गिराया है। आपको वो फेदर और स्टोन वाला एग्जांपल सामने रखना होगा, और वो एक मैंने बड़ी एनिमेशन भी दिखाई थी उसमें कि फेदर और स्टोन एक साथ गिरते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज भारी है या हल्की है। तो अगर ये चीज गिरेगी तो अब कोई फर्क पड़ेगा? हाँ भाई, कंट्रीब्यूट करें जो लोग क्लास में हैं। थ्योरी क्वेश्चन सबसे ट्रिकी होते हैं और सबसे ज्यादा उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो इफेक्ट इफ एनी ऑफ द इंक्रीज्ड मास, तो अगर मास बढ़ा देगा तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा सोचो। फेदर और स्टोन, फेदर कितना हल्का सा होता है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो फेदर और स्टोन एक साथ गिरेंगे एक ही वेलोसिटी से, मतलब उनकी जो टर्मिनल फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो आंसर क्या होगा कि जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री फॉल का जी के बराबर है तो देर विल बी नो इफेक्ट। तो आंसर लिख दो नो इफेक्ट। नो नो इफेक्ट लिखो और आगे लिख दो ए इज इक्वल टू जी। इसको कहते हैं फ्री फॉल केस। चलें, अब ये वाला क्वेश्चन सामने रखिएगा। ये है नवंबर 2020, नवंबर 20। इस क्वेश्चन को रीड करिएगा।
चलो अब टिक लगाओ, नवंबर 2020 पेपर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे टिक लगा दें। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, डेंसिटी स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है। A toy train moves along a straight section of track. Figure 1.1 shows the variation with time t of the distance d moved by the train. Describe qualitatively the motion of the train between 0 and 1. अब इसमें कह रहे हैं 0 से 1 तक का बताएं। ये जो ग्राफ है इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो बिल्कुल सही जजमेंट है। ऐसे देखो, यूं ग्राफ ऐसे बेंड हो रहा है, तो बेंड होने का मतलब है कि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है ना एज अ ग्रेडियंट कम हो रही है। तो आप लिखो कि एज द ट्रेन, क्वालिटेटिव है, नंबर नहीं देने आपको, तो लिखो कि एज द ट्रेन मूव्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो जब ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट टी इज इक्वल टू 2 पे जाकर ट्रेन की स्पीड निकालो। 2 पे जाके ना लाइन सीधी हो गई है, जब लाइन सीधी हो जाती है तो ग्राफ का ग्रेडियंट डायरेक्ट निकल आता है। तो तुम क्या करो कि 2 पे जाकर एक ट्राइंगल बना लो, जैसे हम लोग ओ लेवल में भी बनाते थे ना। ग्राफ का ग्रेडियंट का इशू है तो 2 पे जाकर तुम चाहो जहां से लाइन सीधी हुई है वहीं से ले लो। मैं इसको यहां से ले रहा हूं, देखो ये यहां से, जहां से लाइन सीधी हो जाए वहां से ग्रेडियंट फिक्स हो जाता है। अच्छा, अब अगर ये लाइन स्ट्रेट हो गई है तो ये वाली चीज जो है ये 2.5 है, 2.5 नहीं है, 1.5 सॉरी। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये वाली चीज है 1.5, और फिर यहां से यहां तक का निकाल लो। ये नंबर तो 0.2 है और ये नंबर क्या है, 0.5 के ऊपर 3 डिविजन हैं, तो 0.52 होगा, 0.54, 0.456। तो ये नंबर जो है ये है 0.56। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0.56 माइनस, ये वाला है। ये लॉजिक लगाओ, और ग्रेडियंट होता है y अपॉन एक्स। ये कैलकुलेशन करो और फिर मुझे आंसर निकाल के बता दो। एक बच्चे ने बताया 0.37।
दूसरा बच्चे बता रहे हैं 0.24। अब ये डिस्प्यूट है, और भी जो एक दो लोग अभी और हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर दें। दूसरा आंसर सजेस्ट हो रहा है 0.24। तो बहुत थोड़े से लोग हैं। अब आई डोंट नो लोग क्यों नहीं पार्स पेपर क्लास में अटेंड कर रहे। अच्छा, अब वो स्ट्रेट लाइन है ना, देखो ओ लेवल में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन पे ग्रेडियंट सेम होता है। तो मैंने 2 से, अगर आप 2 से 3 लेना चाहते हो 2 से 3 ले लो, डजेंट मैटर। असल में जब लाइन स्ट्रेट हो जाती है, मेरे ख्याल में लाइन 1.5 से स्ट्रेट हो गई है, तो जब लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो ग्रेडियंट निकाल, वहां से रीड करना आसान था इसलिए मैंने ले लिया। चलो, अब ये आंसर पता वेरीफाई हो जाए तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। Determine the speed of the train. The part of the loop of train as shown. The train completes exactly one lap of the loop. State and explain the average velocity of the train over one complete lap. चलो, अब ये वाला पार्ट पढ़ो। अब ये वही ट्रैप वाले क्वेश्चन है। अगर सोच के बताना, अगर ट्रेन यहां से चले और यहां वापस आ जाए, एग्जैक्टली वापस आ जाए, he says the word exactly, मतलब जहां से चली वहीं वापस आ गई। तो अगर कोई चीज यहां से जाए और यहीं वापस आ जाए, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी विल आल्सो बिकम जीरो। अब एग्जामिनर को समझाओगे कि देखो एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो देखो, जैसे मैं क्लास में समझा रहा होता हूँ कि ये वो प्रॉब्लम है जो हमेशा आती है कि ये ट्रैप बनाते हैं लोग। नोट्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, पास पेपर पे उस तरह फोकस नहीं करते, और वो सोचते हैं कि पास पेपर तो हो जाएंगे। हालांकि ये पास पेपर ही का मसला है जिसमें आकर आखिर में मसला खराब हो जाता है। ये तो प्रोजेक्टाइल है। अच्छा, ये भी प्रोजेक्टाइल है। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोजेक्टाइल। चलो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग के पास अगर वो रीड एंड राइट की बुक है तो देखिएगा, ये क्वेश्चन है नवंबर 2019। साथ में क्वेश्चन अपने सामने रख लिया करो, चाहे वो रीड एंड राइट से रखो तो और अच्छी बात है, वो होमवर्क का भी सपोर्ट आएगी। बाद में इसी का हम होमवर्क रखते हैं ना। तो या तो आप इसको साथ कर लिया करो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन यही है कि आप ये किया करो कि आप रोफ पेपर पे खोल लो। असल में जो पेपर आपके सामने खुला हुआ होता है उसमें लिखने का फायदा होता है। पहला पार्ट ओ लेवल से आ गया, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। चलो, पहला पार्ट पढ़ो। वर्क डन की डेफिनेशन किसी को याद हो तो बता दे।
जी, वर्क की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड it is the product of the force and the perpendicular distance perpendicular, sorry गलती से बोल दी, it is the product of the force and the displacement in the direction of the force and the displacement in the direction of the force. ये हमने पढ़ा था ओ लेवल फिजिक्स में, उसकी डेफिनेशन है। हमने ओ लेवल में पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। चलो आगे पढ़ो। A lift elevator of weight 13.0 kilonewton is connected by a cable to a motor. ये पेपर में जो काइनेमेटिक्स है ये अक्सर डायनेमिक्स के साथ आता है, और जो आजकल हमारा चैप्टर चल भी रहा है उसके साथ ये मिक्स हो जाता है। The lift is pulled up a vertical shaft by the cable a constant frictional force of 2 kilonewton. ये सवाल काफी ज्यादा डायनामिक्स बेस्ड लग रहा है, जो पार्ट हो सकते हैं वो कर लेते हैं। हाँ ये तो आगे काफी वही है, एफिशिएंसी वगैरह। चलो ठीक है, जितना पार्ट हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं। The lift is pulled up a vertical shaft by the cable. A constant frictional force of 2 kilonewton acts on the lift when it is moving. The variation with time speed. अब यहाँ पर velocity time graph है। This is a velocity time graph. अब तुम लोग पढ़ो और पढ़ के बताओ कि पहले पार्ट में कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालो। हाँ वेरी गुड फिजान। हम इसमें ग्रेडियंट निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बिटवीन 0 एंड 3। तो मुझे लग रहा है कि ग्रेडियंट आराम से निकल आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो इसका 3 है, और ऊपर अगर जाते हो तुम लोग, सॉरी अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो 2.1 2.2 2.4 2.5 बीच में आ रहा है ना, तो ये लग रहा है 2.4। तो इसको 2.4 रख लो और फिर ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट होता है y अपॉन x। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? 2.4 अपॉन 3। हाँ गुड, 0.8। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होते हैं उनका जो उनका ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन होता है।
इसका बाकी पार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि वो अभी हमसे रिलेट नहीं कर रहा, और हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन दैट लुक्स अ बिट बेटर। ये है नवंबर 2019, पेपर है 2-2 और क्वेश्चन नंबर है 2। कोशिश करो कि ये पेपर तुम्हें अपनी रीड एंड राइट वाली बुक में मिल जाए। अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे भी उसका क्वेश्चन नंबर बता दो, रीड एंड राइट में अगर हो। Sorry, lost the connection. So I'm resuming what we were doing. A steel ball, of diameter 0.08 meter is released from rest falls vertically in air as illustrated in the figure. A horizontal beam of light of negligible width is a vertical distance of 0.280 meter. यहां से एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है. The ball falls through and breaks the beam of light. Why the force due to air resistance acting on the ball may be neglected when calculated the time taken for the ball to reach the beam of light. सवाल में कह रहे हैं कि एयर मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस हटाई नहीं है. तो आप एग्जामिनर को ये बता सकते हो कि देखो डिस्टेंस बहुत छोटा सा है, इतने से डिस्टेंस पर, इतने से डिस्टेंस के लिए टाइम बहुत कम होगा, और बॉल चूंकि स्टील की बॉल है
उस पर जो एयर रेजिस्टेंस वो लगेगी वो भी नेग्लेजिबल होगी, लगेगी तो सही लेकिन बहुत नेग्लेजिबल होगी। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो आप ये जो फोर्स है ये नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इट इज अ स्मॉल स्टील बॉल एंड फॉलिंग थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस। चलो कैलकुलेट time taken for the ball to rest to position P, where the bottom of the ball touches the beam of light. मेरे पास डिस्टेंस है और मैंने पहले बता दिया कि जो एयर रेजिस्टेंस है, हवा में गिर तो रही है बॉल लेकिन स्टील बॉल छोटी सी है, स्टील बॉल पे लगने वाली एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और वो कह रहे टाइम निकालो। अब मैं इसका डेटा बना लेता हूं। ये मेरे पास डिस्टेंस है और मेरे पास बॉल को हमने रेस्ट से फेंका है, तो u इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू 0 है, मेरे पास s की वैल्यू है। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर एक छोटी सी स्टील बॉल है और उससे खुद अभी मुझे कहे कि मैं एयर रेजिस्टेंस को शुरू में कंसीडर नहीं कर रहा, तो मैं a की वैल्यू ले लूंगा g। अब जो बात मैं हर क्लास में समझाता हूं कि देखो ए लेवल एएस फिजिक्स में ट्रैप बनता है, वो ट्रैप आप देखो क्या है, वैसे तो एयर मौजूद है तब भी आप एक्सेलरेशन को जी के बराबर ले रहे हैं क्योंकि खुद उसने भी कहलवाया है और आपको पता है कि छोटी सी स्टील बॉल है। तो अब इक्वेशन क्या लगेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 हो जाएगा, तो 0.28 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फिर आप जी की जगह 9.8 रख दो, आखिर में अंडर रूट जरूर याद रखना, अंडर रूट लोगे ना तो आंसर ठीक आ जाता है। फिर चलो शुरू करो और आंसर निकाल के मुझे बताओ। जो आप में से आंसर निकाले वो शेयर करवा दे। आप बता रहे हो 0.247, दूसरा आंसर डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? 0.2 है, तीनों आंसर अलग है, तीनों आंसर तो अलग नहीं होने चाहिए। 0.2389।
इसको फिर 0.24 कर दो, क्योंकि बाकी डेटा मुझे लगता है कि सवाल का जो बाकी डेटा है वो भी 2 sig fig है। Determine the time interval during which the beam of light is broken by the light. अब ये जरा चैलेंजिंग पार्ट है। अब वो कह रहे हैं वो टाइम इंटरवल बताओ जिसके दौरान वो बीम ऑफ लाइट कटेगी। देखो, अगर ये तुम्हारी बीम ऑफ लाइट है, गौर से देखना, ये बॉल है। अब ये बॉल इसके सामने से गुजर रही है, तो बॉल जब गुजरेगी पूरा, तो फिर बीम ऑफ लाइट कटना बंद होगी। तो इसका मतलब है इवन तुम अगर किसी लाइट के सामने से अपना हाथ भी मूव करो ना, तो यही होता है। जितना इस बॉल का डायामीटर है, जितना इस बॉल का डायामीटर है, उतने साइज पर ये बीम कटेगी। तो ये बीम ऑफ लाइट बेसिकली क्या है कि ये बीम ऑफ लाइट जब लाइट कटेगी ना, तो ये अपने डायामीटर जितने डिस्टेंस पे कटेगी, जब बॉल पूरा नीचे चली जाएगी तो बीम कटना बंद हो जाएगी। तो ये बेसिकली डायामीटर है, इसको आप ले लो डिस्टेंस, ये हमें दिया हुआ है ऊपर। तो मैं डायामीटर जो है वो दिया हुआ है 0.080। अब तुम्हें 0.080 जिस वेलोसिटी से ये पहुंची है, देखो ये गौर से देखना, ये वाला पॉइंट जब ये यहां पहुंची है तो इसको लगा है ये टाइम। हमारे पास टाइम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी। हमें ये पता है कि शुरू में वेलोसिटी 0 थी। जब ये बॉल यहां पहुंची तो तुम मुझे इसकी यहां वेलोसिटी निकाल दो। तो फॉर्मूला लगाओ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और उससे भी तुम v निकाल सकते हो, या ऐसा करो, एक सेकेंड, इससे और जल्दी हो जाएगा। हमारे पास t तो है ना, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये लगा लेते हैं। ये पता करो कि जब ये बीम तक पहुंची तो इसकी वेलोसिटी थी कितनी। वन 1.167 आ रहा है आपके पास। अच्छा, बाकी लोग भी चेक कर ले तो फिर हम वी कैन मूव फॉरवर्ड। कैलकुलेशन मैंने स्क्रीन पे दिखाई है, आप लोग मुझे कैलकुलेशन करके दे दो। मैंने स्क्रीन पे शो किए, आई हैव शोन द कैलकुलेशन ऑन द स्क्रीन। इस वेलोसिटी से आकर ये बीम को टच करेगी। अब हम यहां आ जाते हैं। जब ये बीम को टच करेगी तो इसकी वेलोसिटी है 2.3422। अब ये इस वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि अब हम मोशन यहां से शुरू कर रहे हैं ना, और फिर ये बीम नीचे जाएगी। तो ये हो गया u की वैल्यू, a आप वही रख लो। तो फॉर्मूला में आपको निकालना है टाइम इंटरवल, तो वो अब आप
चाहो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। हमारे पास अब u की वैल्यू है, वो अगले पार्ट के लिए, जो पिछले पार्ट का v है वो अगले पार्ट के लिए u बन गया। हमें ये पता है कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमें टाइम निकालना है। तो तुम क्या करो कि तुम ये पहले लगा लो और फिर t लगा लेंगे। पहले ये लगा लो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें सारा डेटा पुट कर दो, तुम्हारे पास सारा कुछ है, और यहां से मुझे निकाल दो v। जब v निकल आएगा तो फिर तुम लगाना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी को सब्जेक्ट बना लो, v माइनस यू अपॉन ए। जल्दी से कैलकुलेट कर दो, पहले तुम लोग ये कैलकुलेट करो। करो, कैलकुलेट करो, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। पहले v निकालो और फिर v ला के यहां रख देना। v आ रहा है 0.286, ठीक है, फिर उसको यहां ले आते हैं। 0.286 माइनस वी कम कैसे हो गया, कुछ मसला लग रहा है, या तो हमारा यू गलत है फिर क्या। यू हमारा पिछला वाला था 2.34, तो वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए। हाँ, 3.2 सही लग रहा है मुझे। 3.2 मेक्स सेंस। ये लग रहा है 3.2, और 3.2 यहां रख दो। 3.2 माइनस,
चलो कैलकुलेट करो, टी निकालो, क्लास का टाइम खत्म हो गया, फिर हम इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लो, आखिरी पार्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अ डिफरेंट बॉल इज रिलीज फ्रॉम द सेम पोजीशन एज द स्टील बॉल। दिस बॉल हैज द सेम डायमीटर बट अ मच लोअर डेंसिटी। स्टील जितनी हार्ड बॉल नहीं है। अच्छा, फिर ये देखना पड़ेगा, एक मतलब मैं भी देख लूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा कि आंसर ये बता रही है कि आंसर मिसमैच हो रहा है, तो कोई कैलकुलेशन हमारी गलत होगी। डबल चेक कर लेते हैं। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ बाद में क्लास के। कह रहे दूसरी बॉल जो है उसकी डेंसिटी कम है, हल्की बॉल है। अब कह रहा है एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप ना। द चेंज इफ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द बीम ऑफ द लाइट इज ब्रोकन। अगर ये एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो बॉल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो बॉल थोड़ा आहिस्ता नीचे आएगी। जब बॉल थोड़ा आहिस्ता हो जाएगी तो जो टाइम लग रहा है उसको ट्रेवल करने का वो बढ़ जाएगा। जब कोई चीज आहिस्ता मूव करती है, जब कोई चीज, हाँ, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा, वो जी जितना नहीं होगा। तो ठीक है, आप एग्जामिनर को बोलोगे कि टाइम इंटरवल कम हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन वुड बी लेस देन जी। चलो आज का काम फिर यहीं तक रख लेते हैं, और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।